हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीएमए फाइनल सीएफआर की वर्कबुक का चैप्टर कर रहे हैं हम वन, जिसका नाम है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स आपके कवर हैं। जैसे जैसे सवाल आता रहेगा वैसे वैसे उस इंडेक्स के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो चाहते हो कि सर इसके कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चंस के साथ बता दो, तो वो भी हम लेकर आएंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स आप चाहते हो स्पेसिफिकली। तो अभी शुरू करते हैं अपना वर्कबुक का स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए लिमिटेड प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑफ 31 मार्च ईच ईयर। हर साल 31 मार्च को वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 द कंपनी एक्वायर्ड करती है एक मशीन, कितने की? 16 लाख रुपए की मशीन एक्वायर करती है, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 इयर्स की यूजफुल लाइफ है। एसेट को 100% टैक्स रिलीफ मिल जाएगा कॉस्ट का ऑन द ईयर ऑफ परचेज। मतलब टैक्स के लिए 16 लाख पूरे के पूरे 1 अप्रैल 2021 में ही अलाउ हो जाएंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 ड्राफ्ट अकाउंट इंडिकेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 20 लाख का। डायरेक्टर रिपोर्ट एक्सपेक्ट करती है दैट दिस लेवल ऑफ प्रॉफिट विल कंटिन्यू इन द फोर्सेबल फ्यूचर। द कंपनी इज सब्जेक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 30% अदर देन द इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी देयर इज नो अदर डिफरेंस ऑफ टैक्सेबल। आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव डेटा कैलकुलेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईच ईयर ऑन 31 मार्च। और डेफर टैक्स भी आपको निकालना है। तो डेफर टैक्स की बात चली है तो इंड AS 12 की चर्चा आएगी ही आएगी। तो अगर मैं बात करूं एसेट की, इंड AS 12 कहता है आपको क्या निकालना होता है? टैक्स बेस निकाल के चलना होता है हर एक एसेट का और लाइबिलिटी का, कि उसका टैक्स बेस क्या है। तो टैक्स बेस ऑफ एसेट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स बेस ऑफ एसेट क्या होता है? वो होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, कि क्या एसेट से आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल हैं या नहीं है। और एसेट से आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल नहीं है, और यहां पे टैक्सेबल है। यदि वो टैक्सेबल है तो जितनी डिडक्शन आपको मिलेगी अंडर इनकम टैक्स उस एसेट के लिए, वो आपका टैक्स बेस होता है। और अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ही आपका टैक्स बेस बन जाता है। यही आप लोगों ने पढ़ रखा है इंड AS 12 में। सर डिडक्शन मिलेगी? हाँ बेटा, डिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉस ब्लॉक आ रहा है मान लो 100 रुपए का, आपने ये ब्लॉक बेच दिया 120 रुपए का, तो आप टैक्स किस पे देते हो? 20 पे ही तो देते हो। तो इसका मतलब 100 की आपको टैक्स में क्या मिल गई? डिडक्शन मिल गई। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 120 का बेचा, 100 की डिडक्शन मिल गई, तो 20 पे आपको टैक्स देना है। इसका मतलब 100 की क्या हो गई? डिडक्शन मिल गई। 120 क्या है? उस एसेट से आने वाले बेनिफिट। तो जितने अगर बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं, अगर बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं तो टैक्स बेस क्या होता है? उन बेनिफिट के अगेंस्ट आपको कितनी डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स लॉज मिलेगी, वो उसका टैक्स बेस बनता है। जैसे यहां पर इस आंसर में 100 रुपीज जो हो गया टैक्स बेस हो गया। अब बात करते हैं इस 1600 वाले क्वेश्चन की। भाई अगर आपको 100% मिल गया बेनिफिट पहले साल में, तो फ्यूचर में जो भी आप बेनिफिट कमाओगे उसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्शन आपको कितने की मिलेगी? 0। क्योंकि सरकार कहेगी कि हमने आपको कॉस्ट पहले ही अलाउ कर दी है, तो इसलिए आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर इसका टैक्स बेस क्या होगा? इसका टैक्स बेस होगा इस एसेट का 0। तो आओ जरा टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें। तो आपने 20-20 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए और 16 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी जिसकी 4 साल की लाइफ है, तो 4 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन होगा। वो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और डे ईयर 1 पे ही आपको 16 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया और इस पर 30% आपका करंट टैक्स आ गया। तो करंट टैक्स आप अपना प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर दिखा देते हो, करंट टैक्स। ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं डेफर टैक्स की। कैरिंग अमाउंट मशीनरी का कितना होगा? 1600 माइनस 400 1200, फिर माइनस 400 800, फिर माइनस 400 400 और फिर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका कैरिंग अमाउंट चलेगा। टैक्स बेस देखो क्या है? टैक्स बेस क्या है सर? 0। वाई 0 का टैक्स बेस है? क्योंकि फ्यूचर में इनकम टैक्स आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देगा इस मशीनरी के लिए।
इसलिए इसका टैक्स बेस जो है 0 है। तो डिफरेंस, अब ये सब हम ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये टैक्सेबल होता है या फिर ये डिडक्टेबल होता है। कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। इधर आओ, कोई रट्टा नहीं है। मुझे जरा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, 120 की मशीनरी बेची, 100 रुपए की डिडक्शन मिल गई, 20 रुपए पे टैक्स देना है, तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल। ये क्या हो गया, टैक्सेबल। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता 120 रुपए की मशीनरी बेची लेकिन 150 रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल गया, तो 30 रुपीज पे क्या हुआ, टैक्स सेव हो गया, नहीं देना, टैक्स सेव हो गया 30 रुपीज पे, तो ये क्या बन जाता, डिडक्टेबल बन जाता। तो मुझे जरा बात बताओ, 1200 रुपए की मशीनरी बेची, हम ना इंडेस 12 में मान के चलते हैं कि कैरिंग अमाउंट पे ही बेचेंगे, कैरिंग अमाउंट ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो 1200 की मशीनरी बेची और टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहा, तो 1200 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। देयरफॉर ये क्या बन गया, ये बन गया डिडक्टेबल। क्या बन गया, डिडक्टेबल डिफरेंस बन गया 360 रुपए का। और इस पे आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा 360 रुपए का। फिर उसके बाद 800 रुपए की मशीनरी बेची, टैक्स का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो अब डीटीएल कितने का बनाना पड़ेगा, 240 का। आपने बना रखा है 360 का, तो आप रिवर्स कर दोगे कितने का, 120 का। अगले साल डीटीएल बनाना पड़ेगा 120 का, आपने बना रखा है 240 का, रिवर्स कर दोगे 120 का। अगले साल कोई भी डीटीएल की जरूरत नहीं है, तो जितना भी बना रखा है उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, माइनस करंट टैक्स, माइनस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये सब पॉजिटिव आ रहे हैं, ये डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, ये सब क्या है, ये है रिवर्सल ऑफ डीटीएल। क्योंकि आप इंड एस 12 में ना बैलेंस शीट अप्रोच लगा के चलते हो, बैलेंस शीट अप्रोच से एज ऑन डेट का डीटीए डीटीएल आता है। तो ये जो 240 है ये एज ऑन डेट का डीटीएल है, 120 है एज ऑन डेट का डीटीएल है। 360 का बना रखा है, 240 ही चाहिए, तो 120 का क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या होगा, डीटीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स एसेट एंड लायबिलिटी। मशीन परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, टू डेट डेप्रिसिएशन लगा रखा है 24,000 का, तो कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा, 2 लाख माइनस 24,000, 1,76,000 का आपका कैरिंग अमाउंट आएगा। यही आपका बेनिफिट भी हो गया कि भाई 176 की मशीन जो है बेच दोगे। अब टैक्स अलाउंस इस पे आपने 60,000 की क्लेम कर रखी है, तो सरकार आपको बोलेगी कि हम आपको 1,40,000 की ही डिडक्शन दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि 60,000 की आप ले चुके हो। तो जब आप इसको 176 की बेचोगे और 1,40,000 रुपए की डिडक्शन ले लोगे, तो आपका क्या निकल करके आएगा, डीटीएल निकल करके आएगा 1,76 माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 36,000। तो 36,000 पे क्या निकल करके आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपका 36,000 रुपए निकल करके आएगा। 1,40,000 क्या है, ये है आपका टैक्स बेस। क्या है, टैक्स बेस। इंटरेस्ट रिसीवेबल है आपको, एसेट है जो कि बैलेंस शीट में शो कर रखा है। अमाउंट कितना है इसका, 12,000 रुपए। दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्स व्हेन इट इज रिसीव। इसको कब टैक्स करा जाएगा, जब ये रिसीव होगा। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट आ रहा है 12,000 रुपए का। मुझे जरा इतना बता दो कि जब ये इंटरेस्ट फ्यूचर में रियलाइज होगा तो टैक्स की डिडक्शन कितनी मिलेगी। सर डिडक्शन कहां मिलेगी, टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो टैक्स बेस 0 हो गया और 12,000 रुपए क्या हो गए आपके, डिडक्टेबल हो गए। ये क्या हो गए, डिडक्टेबल। क्या बनाओगे इस पे, डीटीएल बना करके चलोगे। ट्रेड रिसीवेबल भी आपकी एक एसेट है, कैरिंग अमाउंट आ रहा है 28,000 का। रेवेन्यू रिलेटिंग टू डी रिसीवेबल ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। मुझे जरा बताओ 28,000 के ट्रेड रिसीवेबल जब रियलाइज कराओगे तो सरकार कितने की डिडक्शन देगी। सर डिडक्शन की क्या बातें कर रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा होगा वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। आओ जरा, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होते
तो कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका टैक्स बेस। और जो कैरिंग अमाउंट होता है ना बिफोर एनी इंड एस एडजस्टमेंट होता है, और यहाँ पे दे भी नहीं रखी, तो टैक्स बेस क्या हो गया 28,000, ये आपका टैक्स बेस निकल करके आ गया। और आपका जो है नो डीटीए डीटीएल, ना तो डीटीए बनेगा ना ही डीटीएल बनेगा। इन्वेंट्री को आपने राइट डाउन कर रखा है 1200 से ऑन अकाउंट ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्री, जिसके स्लो मूविंग नॉन मूविंग which has resulted reduction in the carrying amount from 9800 to 8600 in the financial statement। टैक्स पर्पसेस के लिए इस रिडक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है। और जब इन्वेंट्री बिकती है तो आपको क्या करना होता है, आपको टैक्स देना होता है। तो मेरा करंट कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा करंट कैरिंग अमाउंट आ रहा है, मैं इसको ना यहाँ कर रहा हूँ डी वाले पॉइंट को, जगह नहीं है मेरे पास सर, 8600 का मेरा करंट कैरिंग अमाउंट आ रहा है। तो एक बात बताओ, जब इन्वेंट्री बेचोगे तो टैक्सेबल होगा? हाँ सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल होंगे। तो टैक्सेबल होंगे तो कितना टैक्स बेस क्या होगा, टैक्स बेस होगा जितनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो सर जब हम इस इन्वेंट्री को बेचेंगे ना तो इनकम टैक्स हमें 9800 की डिडक्शन देगा, क्योंकि यही होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 9800 क्या हो गया आपका टैक्स बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका टैक्स बेस हो गया। तो 8600 का बेनिफिट, 9800 का डिडक्शन, तो ये हो गया आपका डीटीए यानी कि डिडक्टेबल हो गया। तो ये आपका टैक्सेबल हो गया, मैंने गलती से डिडक्टेबल लिख दिया, मैं उल्टा बोल गया, टैक्सेबल हो गया ना फिर। तो ये आपका डिडक्टेबल हो गया और ये क्या बन गया डीटीए बन गया। जो भी इनका डिफरेंस आएगा 1200 रुपए का आपका डिफरेंस आएगा, उस पर आप डीटीए बनाओगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं गलती से डिडक्टेबल बोल गया डीटीएल के लिए। देखो साहब, मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन अब तक लगा रखे हैं 24,000 रुपए का, तो बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है 176 की। टैक्स में आपने 60,000 इस्तेमाल कर लिए, तो 1,40,000 अभी भी बचे हुए हैं टैक्स वालों के पास। आपने चेक करा कि क्या मशीनरी जब बेचेंगे कितने की बेचेंगे, 1,76,000 की। आपने इनकम टैक्स की किताब खोली और चेक करा कि क्या इसको बेचने पे टैक्स देना पड़ेगा। आंसर आया हाँ, टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स देना पड़ेगा तो हमें कितने की डिडक्शन मिलेगी, इनकम टैक्स ने बोला 1,40,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, वो मैंने माइनस कर दिया, मेरा निकल करके आया टैक्सेबल डिफरेंस। हेंस मैंने क्या बनाया डीटीएल। कैसे आया टैक्सेबल, 1,76 का बेचा, 1,40 की डिडक्शन, 36,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है और ये टैक्स हो जाएगा जब रिसीव होगा। आपने चेक करा कि क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, आंसर आया यस टैक्सेबल होगा। तो टैक्स बेस क्या होगा, कितना डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिलेगा 0, तो ये भी क्या बन गया टैक्सेबल बन गया। क्या बनाओगे डीटीएल बनाओगे। ट्रेड रिसीवेबल आ रहे थे 28,000 के, चेक करा इनकम टैक्स की किताब खोल के कि क्या डिडक्शन मिलेगा, तो सॉरी क्या टैक्सेबल होगा, आंसर आया नहीं टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि टैक्सेबल ही नहीं होगा तो बताओ टैक्स बेस क्या होगा, इसका कैरिंग अमाउंट ही टैक्सेबल होगा विदाउट एनी इंडेस एडजस्टमेंट। यहाँ पे कोई गिवन नहीं है तो हमने कह दिया कोई भी डीटीएल नहीं बनेगा, टैक्स बेस क्या हो गया कैरिंग अमाउंट ही हो गया। इन्वेंट्री आ रही है वैल्यू 8600 से, आपने चेक करा कि जब बिकेगी तो क्या टैक्सेबल होगी, बिल्कुल टैक्सेबल होगी, सेल्स आपकी टैक्सेबल होती है। तो उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स क्या डिडक्शन देता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डिडक्शन आपको मिलती है, तो वो कितनी मिलेगी 9800 की। हेंस टैक्स बेस हो गया 9800 और ये भी क्या निकल करके आ गया टैक्सेबल। आप सॉरी ये तो डिडक्टेबल ही आया, डिडक्टेबल आपका डिफरेंस निकल करके आ गया। हेंस आपने क्या बनाया डीटीए बनाया। आ जाते हैं करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का निकालने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, उसके अंदर हमें टैक्स, क्योंकि करंट लायबिलिटी से पैसा जो मिलता है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, वो तो आउटफ्लो होता है, तभी तो वो लायबिलिटी है। तो हम ये देखते हैं, हम सिंपल लायबिलिटी के केस के अंदर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में लायबिलिटी से हमें टैक्स का बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, सिंपल सी इतनी सी चीज देखनी है। करंट लायबिलिटी के अंदर अक्रूड एक्सपेंस आ रहे हैं 21,000 के,
जो डिडक्टेबल होंगे जब कैश पेमेंट आप कर दोगे। एक बात बताओ, 21,000 रुपए का अमाउंट आ रहा है, कैरिंग अमाउंट में ऐसे लिख रहा हूं 21,000 रुपए का आ रहा है। फ्यूचर में जब आप पे करोगे आपको टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। साफ साफ पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि डीटीए बनेगा। किस पे बनेगा डीटीए? 21,000 पे आपका क्या बनेगा? डीटीए बनेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी। बैलेंसिंग फिगर डाल दो टैक्स बेस, सिंपल। मैंने कैसे चेक करा कि फ्यूचर में क्या मिलेगा इस लायबिलिटी की वजह से, क्या टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स बच जाएगा? तो भाई साहब डिडक्शन मिल जाएगी, टैक्स बच जाएगा, तो इसलिए डीटीए बनेगा। और टैक्स बेस मैंने डाल दिया बैलेंसिंग फिगर। इसका फॉर्मूला भी होता है टैक्स बेस का इंड एस 12 के हिसाब से निकालने के लिए, कि जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो वो अमाउंट जिसका फ्यूचर में आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप वो माइनस भी करोगे तो 21,000 में से माइनस करना पड़ेगा 21,000, तो टैक्स बेस हो जाएगा 0। फिर अक्रूड एक्सपेंस है, कितने आ रहे हैं? 7,500 के। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस को ऑलरेडी आपने डिडक्ट कर लिया टैक्स पर्पज से, तो आपको कुछ नहीं मिलने का इस पे, इस 7,500 पे आपको कुछ नहीं मिलने का। तो कायदे से आपको कोई भी डीटीए डीटीएल जो है नहीं बनाना चाहिए, डीटीए और डीटीएल आपको नहीं बनाना चाहिए। तो देयरफॉर आपका वो क्या बनेगा? टैक्स बेस क्या निकल करके आएगा? 7,500 ही टैक्स बेस आपका निकल करके आएगा। फॉर्मूले से भी कराओ तो लो जी, कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर में कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, वो है 0 इज इक्वल टू 7,500। आओ जरा आंसर मैच कर ले। तो पहले केस में टेम्परेरी डिफरेंस आएगा 36,000 का, टैक्स बेस 1,40,000 का। दूसरे में हमने लिखा है टैक्स बेस 0 और 12,000, टैक्स बेस 0 और 12,000। तीसरे में हमने लिखा है टैक्स बेस 28 और नो डीटीए डीटीएल, 28 और नो डीटीए डीटीएल। अगले में हमने लिखा है टैक्स बेस 98 और 1200, टैक्स बेस 98 और 1200। फिर उसके बाद अगले में लिखा है टैक्स बेस 0 और 21, 0 और 21। और अगले में लिखा है 75 और 0, 75 और 0। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें हमेशा याद करके जाना पड़ता है पेपर से पहले। वो सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 सन लिमिटेड ने इनकर करे हैं 2 करोड़ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। एंटायर अमाउंट को उसने किस में दिखा रखा है? इंटेंजिबल एसेट में दिखा रखा है और ब्रेकडाउन है। तो भाई साहब टेस्टिंग का खर्चा तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। मार्केट रिसर्च कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती है। कब तक खर्चे कैपिटलाइज नहीं होते? जब तक सर फिजिबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक ये विश्वास नहीं हो जाता कि हाँ साहब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और हम उसको आगे बनाना चाहते हैं, मार्केट उसकी फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी स्टडी, ट्रेनिंग टू स्टाफ, फिर उन्होंने करी है डेवलपमेंट एक्टिविटी। 2 फेज होते हैं, याद है आपको? रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज कब तक चलता है? जब तक प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी नहीं आ जाती, और जब तक ये चलता है सारे खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द कॉस्ट रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एक्टिविटी वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, और however it was not until 1st of August 23 that market research indicate that product had the potential to be profitable। तो यानी कि अगस्त 2023 में जाके आपको विश्वास हुआ। तो यानी कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है इसका खर्चा 2 पार्ट में बटेगा। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का खर्चा जाएगा आपका P&L के अंदर। तो 0.9 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, तो यानी कि 0.3 आपका जाएगा P&L के अंदर, और बाकी 0.6 कहाँ जाएगा? कैपिटलाइज होगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और ये भी खर्चा P&L और ये भी खर्चा P&L। तो टोटल P&L कितना हो गया? 4 3 7 8 9 9 और 3 12, 1.2 ही हो गया ना। 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 भाई 1.4। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। 1.4 खर्चा आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने सारा का सारा इंटेंजिबल एसेट के अंदर ही डाल रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसको एसेट से निकाल देंगे और कहाँ डेबिट कर देंगे? इसको कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस खर्चे में डेबिट कर देंगे। तो P&L टू इंटेंजिबल हो जाएगा 1.4। 31 मार्च 2021 को एंटिटी आइडेंटिफाई करती है कि इसका कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो आइडियल पड़ा हुआ है,
और इस दिन उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए की है, जबकि फेयर वैल्यू कितनी है, 3,25,000 है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 25,000 इसको डिस्पोज ऑफ करने की हो जाएगी। तो यानी कि नेट सेलिंग प्राइस बेच करके कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए आपको बेच करके मिलेगा। इफ द एसेट इज रिटेन, एंटिटी एंटिसिपेट करता है कैश फ्लो 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर, और डिस्काउंट रेट कितना है, 10% का है। तो वैल्यू इन यूज आप कैसे निकालोगे, 2 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 10% कॉमा 2, इस तरीके से आपका निकल जाएगा वैल्यू इन यूज। आपको निकालना है इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, और आपका पार्ट ए का आंसर, पार्ट भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं। तो 3,47,000 का आपका क्या आ गया, वैल्यू इन यूज निकल करके आ गया 347 का, और एनएसपी कितना है, 3 लाख रुपीज का है आपका नेट सेलिंग प्राइस। ये है आपका नेट सेलिंग प्राइस। इन दोनों का हायर जो है आप लेकर के चलते हो रिकवरेबल अमाउंट में। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, 3,47,000 आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है मशीनरी की, कैरिंग वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपए। तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 5 लाख माइनस 3,47,000, 1,53,000 आपका हो गया इंपेयरमेंट लॉस, जो आप कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दोगे। केस बी में वो कहता है हाउ द आंसर टू पार्ट ए वुड बी डिफरेंट, अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है 1 लाख रुपए का इन ओसीआई रिलेटिंग टू प्रायर रीवैल्यूएशन, मतलब कि वो कह रहा है 1 लाख रुपए का रीवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ है। तो भाई साहब 1,53,000 में से 1 लाख कहाँ चले जाएंगे, ओसीआई में चले जाएंगे, और 53 कहाँ चले जाएंगे, 53 आपके पीएनएल के अंदर चले जाएंगे। तो 1 लाख आपने यहाँ डाल दिए, 53 आपने यहाँ डाल दिए। दिस वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फैक्ट्री इज कंसीडर्ड एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन 1 अप्रैल 2022। एन एक्सप्लोजन अकर होता है फैक्ट्री में, और कैरिंग अमाउंट जो है एसेट की एज फॉलोज है। गुडविल दे रखी है, पेटेंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और बिल्डिंग। इंपेयरमेंट रिव्यू इंडिकेट करता है नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 लाख फॉर द फैक्ट्री, एंड वैल्यू इन यूज कितना है, 22.5 लाख। पूरी फैक्ट्री की बात हो रही है, इसकी जितनी भी मशीनरी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, एक्सप्लोनेशन हाफ ऑफ द मशीन जो है एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गई है, बट द रिमेनिंग हाफ को है बेच सकते हो उनके कैरिंग अमाउंट पे। पेटेंट और कॉपीराइट एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गुडविल जो है वो आ गई आपकी 150 की, पेटेंट कॉपीराइट है 0 के, प्लांट एंड मशीनरी वो कह रहा है कि आधी उड़ चुकी है, तो 450 डिवाइड बाय 2, 225 की इसकी वैल्यू बची हुई है। और कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी बची हुई है, उसने कुछ बताया है, नहीं, कंप्यूटर हो गई 350 का। और बिल्डिंग के बारे में आगे कोई चर्चा करी है, नहीं करी। बिल्डिंग हो गई 1600 की। तो आपके पास टोटल कितना आ रहा है, 1600 प्लस 350 प्लस 225 प्लस 150, 2325 की आपके पास क्या आ रही है, एसेट्स आ रही हैं 2325 की। और जो ये 200 है, इसका ये इंपेयरमेंट लॉस में चला जाएगा 200। ठीक है साहब, हाँ इंपेयरमेंट लॉस में चला जाएगा 200। तो देखो साहब आपके पास एसेट कितने की आ रही है, 2325, और 200 में चला जाएगा आपका इंपेयरमेंट लॉस। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, फैक्ट्री के लिए वो कहता है सेलिंग प्राइस कितना है, 15 लाख रुपए, और वैल्यू इन यूज कितनी है, 22.5। तो विच एवर इज हायर लोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 लाख, और ये इन थाउजेंड्स है भाई। तो 22.5 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1000 कर दो तो 2250। तो ये निकल करके आता है 2250, और आपके पास वैल्यू आ रही है 2325। तो पूरे सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 2325 माइनस 2250, ये आपके पूरे सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस हो गया, माइनस 2325। तो 75 का आपका सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस हो गया। आप इसको क्या करोगे, पूरे के पूरे 75 को 150 में से उड़ा दोगे, क्योंकि सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस कहाँ जाता है साहब, गुडविल में चला जाता है। तो जो 75 का इंपेयरमेंट लॉस आया, सारा का सारा गुडविल में से माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर करता है बिजनेस जिसके 2 सीजीयू हैं, एक्स और वाई, अलोंग विद द गुडविल फॉर द एंटायर बिजनेस। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट फीजिबल टू अलोकेट गुडविल टू द इंडिविजुअल सीजीयू। भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई गुडविल को अलोकेट करना जरूर पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लगाओगे, दोनों अप्रोच लगा करके चलनी पड़ेगी, टॉप डाउन भी और बॉटम अप भी। आफ्टर 2 ईयर इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट विद इन सीजीयू जो है आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे चेक करते हैं कि इंपेयरमेंट है भी या नहीं।
तो सीजीयू एक्स की बात करूं तो 540 और 700 इम्पेयरमेंट लॉस है जीरो का, 360 और 300 इम्पेयरमेंट लॉस है 60 का। गुडविल की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल अभी सीजीयू का पार्ट नहीं है। तो आपके पास रिवाइज वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 540 इसकी आ जाएगी, 300 इसकी आ जाएगी और 250 इसकी आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 540 प्लस 300 प्लस 250, 1090 1090 आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास इतने के कैरिंग अमाउंट के सीजीयूस पड़े हैं। अब जब आपने इन सबका टोटल करा 1090 इंक्लूडिंग गुडविल, तो आपके पास कितनी वो है, क्या कहते हैं वो, रिकवरेबल अमाउंट बता ही नहीं रखा। ये रहा, टोटल का दे रखा है ना 1000। तो आपके पास टोटल कितना है 1000, तो आपके पास इम्पेयरमेंट कितना आ गया 90 का, आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 90 का। ये वाला ना टोटल ये टेबल में दे रखा है। अब ये 90 का इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले किससे माइनस करोगे, सर गुडविल में से माइनस करेंगे ये 90 का इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपके पास रिवाइज वैल्यू आ जाएगी इसकी 300, इसकी 540 और इसकी आ जाएगी 90 माइनस कर देंगे 250 माइनस 90 160। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो 90 तो आएगा, इनका अलग क्यों आ रहा है भाई। हाँ एडिशनल इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 90,000 रुपये का आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा ये क्वेश्चन 7 है, मैं कह रहा हूँ 25 कैसे आ गया, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया ये क्वेश्चन 7 है। तो ये आ गया 90,000। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सीजीयू अंडरवेंट करता है इम्पेयरमेंट रिव्यू पे और फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है। गुडविल कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट से पहले इतना, इम्पेयरमेंट लॉस डाला नील हो गया, फिर उसके बाद इतना इतना तो इतना 1,35,000 का इम्पेयरमेंट और करा और इतना कैरिंग अमाउंट हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनिशियली एक्वायर करी थी 1 अप्रैल 2021 को कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 8 सालों की। और कंपनी एसएलएम मेथड यूज करती है। 31 मार्च को कंडीशन दैट लेड टू इम्पेयरमेंट जो थी वो रिवर्स हो गई और रिकवरेबल अमाउंट कितना निकल करके आया 4.5 लाख रुपए। तो मुझे जरा बताओ अभी करंट कितना आ रहा होगा। ये आपका डेटा है 31 मार्च 2023 का और 31 मार्च 2024 को रिवर्स हुआ। तो जब आपने इसको वो कर दिया क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, वो कितना चार्ज करा होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय, आपने अप्रैल 21 में खरीदी थी, 8 सालों की लाइफ थी, तो मार्च 22 और 23 2 साल बीत चुके, डिवाइड बाय 6, तो 40,000 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा। तो 1 साल के बाद इसकी कैरिंग वैल्यू आ रही होगी 2 लाख रुपए की। मैक्सिमम कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है, सर उतना कर सकते हैं कि एसेट की वैल्यू, अगर कोई इंपेयरमेंट ना हुआ होता तो आज कितनी आती, उससे ज्यादा एसेट की वैल्यू नहीं हो सकती। एसेट थी 5 लाख रुपए की और अगर आज की डेट तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, तो 22, 23 और 24 3 साल बीत गए, 5 साल और बचे हुए हैं। तो बताओ एसेट की वैल्यू कितनी होती, 5 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 5, तो ये होता है 3,12,500। तो अभी आपके पास एसेट आ रही है 2 लाख रुपए की, तो आप मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हो 1,12,500 का, आप मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हो 1,12,000। टोटल इम्पेयरमेंट जो होगा इतने का रिवर्स होगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,12,500 से। क्वेश्चन नंबर 8, पीसीबी लिमिटेड ने आइडेंटिफाई करा है इम्पेयरमेंट लॉस 48 लाख रुपीस का अपनी सीजीयू पे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द यूनिट नेट एसेट कितनी है 160 लाख, वाइल द रिकवरेबल अमाउंट कितना है 112 लाख। ठीक है साहब, तो 160 और 112, तो इन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया 48 का। कैरिंग अमाउंट जो एसेट की आ रही है वो इतनी इतनी आ रही है। वो कहता है कि नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट एसेट आर इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट फॉर बिल्डिंग, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 35 लाख। बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू आ रही है 22 और मार्केट वैल्यू कितनी है 35 लाख। तो इसका मतलब बिल्डिंग तो इंपेयर हुई नहीं, बिल्डिंग तो जीरो इंपेयरमेंट लॉस पे है। बिल्कुल ठीक बात है। जो नेट मॉनेटरी एसेट है आर फुल्ली रियलाइज, आर एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली रियलाइज, तो यानी कि ये भी आपकी क्या कहते हैं इंपेयरमेंट नहीं होगी। और वैसे भी जो मॉनिटरी मॉनिटरी एसेट्स का मतलब क्या हो गया, ये 109 में इंपेयर होगी और ये आपको सीजी वाला पार्ट
36 की इम्पेयरमेंट है। 36 के स्कोप में साफ साफ लिखा हुआ है कि 109 की इम्पेयरमेंट कवर नहीं होगी, तो देयरफॉर इस पे वैसे भी इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगा। 48 लाख का इम्पेयरमेंट, सबसे पहले गुडविल में से उड़ाओगे 16 लाख रुपए, बच गया कितना 32 लाख रुपए, 32 लाख बच जाएगा इन तीनों की रेशो में। तो बताओ इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 48 प्लस 36 प्लस 12 ये होता है 96। तो 32 डिवाइड बाय 96 इंटू 48 तो ये होता है 16 डिवाइड बाय 48 इंटू 36 ये होता है 12 डिवाइड बाय 36 इंटू 12 ये होता है 4। तो ये आपका इम्पेयरमेंट आएगा 16 16 और 12 और 4, 16 16 12 और 4, ये आपका इम्पेयरमेंट निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2021 में डेन लिमिटेड साइन करता है 4 लीज अग्रीमेंट फॉर अ प्रॉपर्टी जिसका एनुअल लीज पेमेंट कितना है 16 लाख, पेबल एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपको पे करना है। कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट करता है लीज पेमेंट जो है इंक्रीज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि लीज पेमेंट इंक्रीज होंगी एनुअली बेस्ड ऑन चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ के बेसिस पे। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है कि भाई साहब लीज पेमेंट बढ़ जाएंगी। तो मुझे जरा बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन ट्रिगर होगी तो क्या इसका मतलब नई लीज बन गई? नहीं सर, नई लीज तो नहीं बनी, जो पुरानी लीज चली आ रही थी उसी पे ही काम चल रहा है। तो रेट कौन सा यूज करोगे सर? पुराना ही रेट यूज करेंगे, कोई नई लीज नहीं बनी। देयर इज नथिंग चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ द लीज, इकोनॉमिक्स ऑफ द लीज चेंज नहीं हुई, तो जो पुरानी चली आ रही है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पुराना रेट ही लगाएंगे। अप्रैल 21 में सीपीआई था 120 का, और अप्रैल 2022 में कितना हो गया 150 का, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है 8% का है, और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी जो है वो दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस तरीके से रिकॉग्निशन होगा। तो मुझे जरा एक बात बताओ भाई साहब, ये देखो आप पहले क्या करोगे, जिस दिन आप अप्रैल 21 पे आप साइन करके आए, आपको तो नहीं पता कि अप्रैल 22 में 150 हो जाएगा, तो आप तो 120 के हिसाब से 16 लाख तय कराए, तो 16 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और अपना वो निकाल कर चलेंगे कि कितना आरओयू बनेगा। यहाँ 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो हमारा आरओयू निकल करके आया 57.23 लाख। हमने निकाला आरओयू डेबिट और 16 लाख उसी टाइम पे कर दिया, और बैलेंस कहाँ दिखा दिया, लीज लाइबिलिटी के अंदर। अगले साल फिर हमने क्या करा, आरओयू को डेप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि 4 सालों की लीज है तो 4 सालों में हमने उसे डेप्रिशिएट कर दिया, और 8% से हमने फाइनेंस कॉस्ट भी बुक कर दी। ये हमने बना रखा था उसका ये अमोर्टाइजेशन टेबल। अगर आप देखोगे तो 41.23 का 8% कितना होता है, 3.2984 ये हमने इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बुक कर दी। फिर उसके बाद अगले साल चेंज हो गई, अब कितनी हो गई 20 हो गई, और हमने वही रेट लिया है 8% का, 8% का ही रेट लिया है, और उससे हमने वैल्यू निकाली 55.67 की हमने वैल्यू निकाली, और हमने कहा मेरी लीज लाइबिलिटी अभी कितने की आ रही होगी, तो सर अभी आ रही होगी 41.23 प्लस 3.30, 41.23 प्लस 3.30, और एक साल के बाद आपने 31 मार्च 2022 में 20 लाख रुपए की जो है वो पेमेंट भी कर दी होगी। फोर्टी वन पॉइंट टू थ्री प्लस 3.30 माइनस 20, तो ये आ रही थी 24.53, 24.53, 55.67, सॉरी 20 लाख की पेमेंट तो न्यू इंडेक्स पे हुई है ना, तो ये आ रही होगी आपकी 41.23 प्लस 3.30, 44.53, और आप इसको कर दोगे कितनी 55.67, तो 11.14 आप कहाँ डाल दोगे, रीमेजरमेंट में डाल दोगे। इसको बोलते हैं रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। आप रीमेजरमेंट में 11.14 डाल दोगे, आप अपनी लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दोगे 11.14 से, और डेबिट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे आरओयू 11.14 से आरओयू को डेबिट कर दोगे, और रिवाइज लीज लाइबिलिटी में से भी 20 लाख रुपीज आपके पे हो जाएंगे, क्योंकि हमने ना यहाँ पे भी 20 लाख ले लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था,
तो 55.67 में से आपका 20 लाख रुपीस पे हो जाएंगे और आपका रिवाइज आरओयू जो है वो डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। आरओयू कितना हो जाएगा अब आपका 54.06 और रिमेनिंग 3 इयर्स के अंदर ये डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 1 अप्रैल 2021 जेट लिमिटेड एंटर करता है 3 साल के लीज एग्रीमेंट में मशीन के। लेजर जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या लेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मशीनरी ड्यूरिंग द लीज टर्म। लेजर रिस्पॉन्सिबल है मशीनरी को मेंटेन करने के लिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी है 2,40,000 और उसको 80,000 रुपए एनुअली देने हैं 31 मार्च 2022 में। ठीक है साहब, 3 सालों की लीज है। जेट लिमिटेड सेपरेट करता है नॉन लीज कंपोनेंट और उसने स्टैंड अलोन प्राइस निकाला है 2 लाख का और 50,000 का। तो आप बांटोगे इसकी रेशियो में लीज रेंटल को, तभी आपको निकल करके आएगा कि कितना आप मेंटेनेंस के लिए दे रहे हो और कितना आप लीज के लिए दे रहे हो। और 6% के डिस्काउंट रेट के फैक्टर आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने बांटा लीज ऑफ द मशीन में कितना है और मेंटेनेंस में कितना है। तो उसने आपको क्या क्या बोला था, उसने आपको बोला था 2 लाख और 50,000, तो टोटल हो गया 2.5 लाख। और आपको बांटना है 80,000 को इनकी रेशियो में। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 2 लाख, तो 64,000 लीज में चला जाएगा और 16,000 आपका कहाँ चला जाएगा, 16,000 आपका चला जाएगा मेंटेनेंस के अंदर। 64,000 की प्रेजेंट वैल्यू करके आप लीज की वैल्यू निकालोगे और इतने का आरओयू और लीज लायबिलिटी खड़ा कर दोगे। और फाइनेंस कॉस्ट जो आप बुक करोगे 171,072 का कितना परसेंट बुक करोगे, 6%। 6% आप इसका बुक करोगे 171,072 का 6%, 10264 के आप इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। और उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे लीज लाइबिलिटी की 64,000 रुपए से। और जो आपका 16,000 रुपए आया था ना ये वाला मेंटेनेंस वाला, उसकी आप पेमेंट जब करोगे तो वो मेंटेनेंस के खर्चे में चला जाएगा। आरओयू को आप डेप्रिशिएट करोगे, जो भी 3 सालों की लीज है, आरओयू आ कितना रहा था 171,072, 171,072 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 57,024 का आपका आरओयू डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1 अप्रैल 2021 पी लिमिटेड सेल करता है मशीनरी क्यू लिमिटेड को। 30 लाख रुपीस की मशीनरी बेचता है। मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी है, 28 लाख रुपीस मशीनरी की फेयर वैल्यू है। कैरिंग अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट है। तो ठीक है, अच्छा बेची कितने की है भाई, ये देखो शुरू से देखो। पी लिमिटेड ने बेची है मशीनरी 30 लाख रुपीस की और उसकी फेयर वैल्यू थी 28 लाख रुपए की, कैरिंग वैल्यू था 12 लाख रुपए का। सेल सेटिस्फाई करती है इंडेक्स 115 को। साइमल्टेनियसली पी ने लीज एग्रीमेंट भी एंटर कर दिया जहां पे पी रिटेन करेगा राइट टू यूज द मशीन फॉर 5 ईयर और 5 लाख रुपए एनुअली देगा एज ए लीज रेंटल। द लेजी हैज एन, और इसका रेट कितना है 10%। प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो कितना निकल करके आया 19 लाख रुपए लीज रेंटल का, यानी कि 5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू करी 10% पे तो 19 लाख रुपए निकल करके आ गया। आपको एंट्री पास करनी है। पहले मेरे साथ जरा ध्यान से सोचो, ये है पी लिमिटेड और ये है क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड ओनर है। मुझे जरा बताओ एक एसेट पे ओनर के क्या क्या अधिकार होते हैं और एक टेनेंट के क्या क्या अधिकार होते हैं। ये कैलकुलेटर का मैं ओनर हूं, मैं चाहूं इसे तोड़ सकता हूं, मैं चाहूं इसे फेंक सकता हूं, मैं चाहूं इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस कैलकुलेटर का ओनर हूं। मैं इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं। आई हैव ईच एंड एवरी राइट रिलेटिंग टू दैट कैलकुलेटर। वो मेरे पास है। किसके पास है, मेरे पास है। मैंने ये कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन के लिए यूज करने के लिए दिया। ये कैलकुलेटर एग्जामिनेशन के लिए यूज करने के लिए दिया। क्या आप एग्जाम के बहाने से इस कैलकुलेटर को बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। क्या आप एग्जाम के पे लेके जाके इस कैलकुलेटर को तोड़ के आ सकते हो कि हमारा था, नहीं। गुस्से में फेंक सकते हो, नहीं फेंक सकते। क्यों, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये सारे अधिकार मेरे पास हैं। मैंने सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए यूज करने का अधिकार दिया और उसके पैसे लिए। जो मैंने आपको यूज करने का अधिकार दिया वो अधिकार आपके पास है और वो अधिकार आपकी एसेट है। इसीलिए आप इंडेस 116 में उसको एसेट दिखाते हो और जो उसके पैसे मुझे दोगे वो आपकी लाइबिलिटी है। इसीलिए आप उसको लाइबिलिटी दिखाते हो। मैंने आपको सारे राइट नहीं दिए, वो मेरे पास ही थे। अब मैंने आपको बेच दिया वो कैलकुलेटर
कितने रुपए का बेचा? मैंने आपको वो 30 लाख रुपीस का बेचा और आपसे कितने ले लिए? 30 लाख रुपीस मैंने आपसे ले लिए। क्या मैंने आपको सारे राइट बेचे? तो जरा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सारे राइट बेचे? नहीं सर, आपने यूज करने के राइट वापस से ले लिए। देखो जी, साइमल्टेनियसली पी एंड क्यू एंटर इनटू अ लीज एग्रीमेंट, जहां पे पी रिटेन करता है राइट टू यूज, तो मैंने यूज करने वाला राइट जो है अपने पास ही रखा हुआ है। मैंने सारे राइट नहीं बेचे, मैंने यूज करने वाला राइट अपने पास ही रखा हुआ है। 30 लाख रुपए का बेचा, 28 लाख रुपए का तो बिकना चाहिए था, फेयर वैल्यू इतनी ही है। कितने का? 28 लाख रुपए का बिकना चाहिए था। तो 2 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा लिए वो मैंने आपसे एक्चुअली में एक लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे लोन लिया है और उस लोन की रीपेमेंट मैं इस 5 लाख के अंडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे 5 लाख भी पे कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और वो भी 5 ईयर्स तक पे कर रहा हूँ। तो मैं तो एक तो पैसा यूज करने का भी दे रहा हूँ और एक लोन भी चुका रहा हूँ। इस 5 लाख के अंदर ही मैंने पोटली बना के 5 लाख आपको दे दिए और कहा यही इस्तेमाल करने के भी पैसे हैं और यही उधार जो ले रखा है 2 लाख रुपए उसकी रीपेमेंट है। आपने कहा ठीक है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, धीरे धीरे हम समझेंगे। एंट्री पे आओ, एक एक लेग को समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपीज से, मशीनरी निकल गई 12 लाख रुपए से, क्योंकि कैरिंग वैल्यू मशीनरी की कितनी है? 12 लाख रुपए। ये दोनों चीजें समझ में आती है? हाँ जी सर समझ में आती है। जो मैंने राइट रिटेन करा उसकी वैल्यू की बात करते हैं। अगर मैं 5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कर दूं तो वो आज आता है 19 लाख रुपीज आज आता है, जिसमें से हमें पता है 2 लाख का तो लोन है, तो 17 लाख रुपए की क्या हो गई? मेरी लीज लाइबिलिटी हो गई 17 लाख रुपए की। तो मैं 17 लाख रुपीज की क्या दिखाऊंगा? अपनी लीज लाइबिलिटी 17 लाख रुपए की दिखा करके चलूंगा। बताओ इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात भी समझ में आती है। फिर क्योंकि मैं लीज लाइबिलिटी दिखाऊंगा तो जो मैंने ये राइट टू यूज अपने पास रखा है मुझे इसकी वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आप प्रोपोर्शनेटली निकालोगे। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि 17 लाख रुपए की वैल्यू यूज करने की लाइबिलिटी है अगर टोटल 28 लाख रुपए की मशीन की फेयर वैल्यू है। मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है? 28 लाख रुपीस। अगर टोटल 28 लाख रुपए मशीन की फेयर वैल्यू है तो बताओ जिस मशीन की कैरिंग वैल्यू ही 12 लाख है उसको यूज करने के पैसे कितने? तो आप कहोगे इसको इधर ले जाओगे तो 17 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 12, बताओ जरा कितना आता है? 17 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 12, ये होता है 7.30। 7.30 तो मैंने राइट टू यूज दिखा दिया। 7.30 का मैंने राइट टू यूज दिखा दिया। और लोन लिया था 2 लाख रुपए का, वो भी क्रेडिट दिखा दिया। देखो ये भी क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। फिर उसके बाद आओ जरा, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? सर आपने प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 30 लाख की बेची है लेकिन उसमें 2 लाख का लोन है। एक्चुअली मशीनरी तो 28 लाख की ही बेची है और 12 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू थी, तो 16 लाख रुपीस का सर आपने प्रॉफिट कमाया जो दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ये 16 लाख रुपए का प्रॉफिट तब होता जब मैं सारे राइट आपको बेच देता। मैंने इसमें से यूज करने वाला राइट आप अपने पास रखा, बाकी अधिकार आपको बेचे। तो आपको निकालना पड़ेगा कि इस 16 में यूज करने वाला जो राइट था उसका प्रॉफिट कितना और बैलेंस का प्रॉफिट कितना। और आप बैलेंस का ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे क्योंकि वही बेचा है। तो बैलेंस का प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आप कहोगे कि भाई साहब 28 कहां करें यार, यहां कर लेते हैं। 28 लाख की फेयर वैल्यू पे 17 लाख रुपीस की तो यूज करने की बात है, फेयर वैल्यू है। तो बचा कितना? 11 लाख रुपए बचा अदर देन यूज। तो 11 लाख रुपए डिवाइडेड बाय टोटल 28 लाख और टोटल पे प्रॉफिट 16 लाख। तो बताओ ये कितना आता है? ये आएगा 11 डिवाइड बाय 28 इंटू 16, ये आता है 6.28 आता है। 30 लिख लो। तो ये आपका इतने का ही आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि साहब मेरे पास एक एसेट है, मेरे पास ना ये कैलकुलेटर है। आओ जरा ध्यान से समझते हैं।
मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरे को, मैं चाहूं तो इसको फेंक सकता हूं, बेच सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, बिकॉज आई एम द ऑनर ऑफ दिस कैलकुलेटर। ठीक, मुझे पैसों की अत्यंत आवश्यकता पड़ी। ये कैलकुलेटर कोई आम कैलकुलेटर नहीं है, इससे अगर आप गलत प्रेस कर रहे होगे ना बटन, तो ये ठीक कर देगा। कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेटर है, इसलिए बड़ा महंगा है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे को पैसों की बड़ी जरूरत है। मेरे इस कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी है? मेरे इस कैलकुलेटर की वैल्यू है 28 लाख रुपए। आप मुझे 30 लाख रुपए दे दो। मैंने आपको कैलकुलेटर दिया और आपसे 30 लाख रुपए लिए। या ऐसे समझो, मैंने आपको कैलकुलेटर दिया, आपसे 28 लाख रुपए लिए, जेब में डाले और कहा कि जरूरत है 2 लाख, जरा और दे दोगे उधार। आपने कहा लाओ जरा 2 लाख इसको और दो, तो मैंने 2 लाख और डाले। तो मैंने आज के दिन आपसे क्या क्या ट्रांजेक्शन करी? दो। एक तो कैलकुलेटर बेच दिया 28 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 30 लाख रुपए, और लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। अभी मैं 28 लाख रुपए की चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है? लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। अब जब मैं ये कैलकुलेटर बेचने लगा आपको, तो मैंने कहा कि साहब, इस कैलकुलेटर पे जितने भी अधिकार हैं, जितने भी इस कैलकुलेटर पे अधिकार हैं, वो सारे आपके हुए, बस एक अधिकार को छोड़ के। वो कौन सा अधिकार है? वो है इस्तेमाल करने का अधिकार। तो मैंने कहा इस कैलकुलेटर के सारे अधिकार आपके, इस्तेमाल करने वाला छोड़ के। तो आपने कहा फिर तो गेन लॉस निकालना पड़ेगा। अगर ये कैलकुलेटर पूरा बिकता है तो 16 लाख रुपए का गेन है। अगर ये कैलकुलेटर पूरा बिकता है तो 16 लाख रुपए का गेन है। मैंने आपको क्या बेचा है? मैंने आपको इस्तेमाल करने का अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार बेचे हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि 16 लाख रुपीस में गेन इन सभी अधिकारों के लिए कितना और यूज करने के अधिकार के लिए कितना। तो हमने 16 लाख के गेन को बांट दिया। हमने कहा कि 16 लाख के गेन को बांटते हैं, तो हमें पता चला कि 17 लाख रुपीस का एक अमाउंट है जो पर्टेन करता है राइट को। कि अगर इस्तेमाल करने का राइट होता तो 17 लाख रुपए का क्या कहते हैं वैल्यू होती। तो हमने कहा 28 में से 17 गए, तो बैलेंस राइट के लिए कितनी वैल्यू है? 11 लाख रुपीस बैलेंस राइट के लिए वैल्यू है। तो अगर बैलेंस राइट के लिए 11 लाख रुपीस है और टोटल 28 लाख है, तो हमने 16 लाख को उसकी रेशियो में बांट दिया कि 16 लाख टोटल पे हैं तो 11 लाख पे कितने। ऐसे समझो, 16 लाख टोटल पे हैं तो 11 लाख पे कितने, जो सिर्फ और सिर्फ अदर देन राइट टू यूज वाले राइट्स हैं। तो वो निकल करके आया 6.3, और यही मैंने आपको बेचा है, इसलिए मैंने इसी का प्रॉफिट जो है रिकॉग्नाइज कर लिया। अब क्योंकि मैं इस्तेमाल करने का राइट रखता हूं, तो मैं आपको पैसे भी दे रहा हूं। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 19 लाख आई। अब ये पैसे में लोन भी है 2 लाख रुपए का, तो 19 में से 2 गए 17, तो मैंने यूज करने की लाइबिलिटी निकाल दी 17 लाख रुपए, और लोन रिकॉग्नाइज कर दिया 2 लाख रुपए। अब क्योंकि मेरे पास 12 लाख रुपए की एसेट थी, मैं कैरिंग वैल्यू 12 लाख रुपए की रखता था, तो इसमें से निकालना पड़ेगा कि इस 12 लाख में सिर्फ और सिर्फ यूज करने का राइट कितना है, क्योंकि वही अब मेरे पास है, वही मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा। तो इस 12 लाख में यूज करने का राइट कितना है? तो हमने कहा टोटल 28 में 17 लाख रुपए क्या है? यूज करने के हैं। तो बताओ 12 लाख में यूज करने के कितने? वो आता है 7.3। 12 लाख में यूज करने के कितने? वो आता है 7.3। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। देखो, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है? 28 लाख रुपए की टोटल फेयर वैल्यू है। लोन वोन हटा दे तो 28 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? ऑल राइट, चाहे बेचो तोड़ो ना नहलाओ कुछ करो, सभी के सभी राइट इस 28 लाख में आते हैं। हमने पता लगाया कि अगर यूज करने के राइट की वैल्यू निकाली जाए तो यूज करने के राइट की वैल्यू है 17 लाख रुपए, और अगर बैलेंस राइट के वैल्यू की निकाली जाए, जैसे कि तोड़ना, बेचना इत्यादि, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 11 लाख। टोटल होता है 28 लाख, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 11 लाख। बस अब इन्हीं की रेशियो में हर चीज को बांटना है। तो हमने कहा कि भाई साहब गेन कितने का हुआ है, गेन या फिर लॉस कितने का हुआ है। गेन लॉस किस पे होता है? जो चीज बेचते हो उसी पे गेन लॉस होता है। बेचा क्या? क्या यूज करने का राइट बेचा? नहीं, यूज करने का राइट नहीं बेचा।
बैलेंस राइट बेचे तो इसी पे तो गेन निकालोगे। तो आप कहोगे कि 11 लाख रुपए के राइट बेच दिए, 28 के टोटल थे, तो 16 लाख में इसका अमाउंट कितना, वो निकल करके आता है 6.3। अगर बोल रहे हैं राइट टू यूज निकालो तो 17 लाख रुपए यूज करने के हैं, टोटल 28 हैं, तो इसके अंदर 12 लाख में इसकी वैल्यू कितनी, जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ रही थी, हमने करा तो था 17 28 12 7.3। सिंपल। बैलेंस तो बाकी तो आपका लोन है और लीज लाइबिलिटी है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। इसका ना बार बार डाउट आता है, तो इसलिए मैंने कहा इसको ढंग से एक बार और समझा दिया जाए तो क्या दिक्कत है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 17 जनवरी को एंटिटी ए, जिसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, डॉलर है, गुड्स बेचती है जर्मन एंटिटी को यूरो 50,000 50 रुपीज 50 के। 20 अप्रैल को कस्टमर सेटल कर देता है। एक्सचेंज रेट आपको दे रखे हैं, तो 17 जनवरी को आप एंट्री डालोगे, रिसीवेबल इतने डिवाइड बाय रेट 15,400, रेट ये रहा 3.25। फिर 31 मार्च को रीस्टेट कर दोगे। 31 मार्च को रीस्टेट करा, आपने बैलेंस निकाला कितना होना चाहिए था, उससे आपको गेन निकल करके आ गया 1018 का, वही आपने गेन, लॉस निकल करके आ गया, वही आपने बुक कर दिया। लॉस कैसे आया सर? सर 15,400 होना हमारा है वैल्यू, और आज के रेट के हिसाब से कितना होना चाहिए 5050, और आज का रेट कितना है, 31 मार्च का रेट है 3.48। तो 50050 डिवाइड बाई 3.48, तो ये निकल करके आता है 14,382 और माइनस 15,400, तो 10,180 आपका निकल करके आता है। ये आपने लॉस बुक कर दिया, और फिर जब सेटलमेंट करी तो जो भी पे करा बैलेंसिंग पीरियड क्या चला जाएगा, गेन और लॉस। ए लिमिटेड एन एंटिटी जिसकी फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, रुपी है। ऑन 1 अप्रैल 2022 को ए लिमिटेड परचेज करता है प्लॉट ऑफ लैंड इन अनदर कंट्री फॉर $1,00,000। लैंड को परचेज करा है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ओनली। इसका मतलब लैंड क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो चीजें समझ जाओ। इंड एस 21 कहता है कि ये एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि क्यों नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि ना तो पैसा मिलना है ना पैसा देना है, तो इसलिए इसकी रीस्टेटमेंट नहीं होती। और इंडिया 16 और 40 दोनों ही कहते हैं कि इस पे कॉस्ट मॉडल लगेगा, तो इसको आप कॉस्ट पे ही दिखाओगे। तो $1,00,000 का खरीदा, अप्रैल के अंदर रेट कितना था 90, तो 90 लाख रुपीस का ही ये हमेशा दिखता रहेगा किताबों में। तो इनिशियल रिकॉग्निशन 90 लाख का होगा, रीट्रांसलेशन होगी नहीं इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन एक्सचेंज रेट, और इसको कॉस्ट पे दिखाया जाएगा। थ्योरी आप पढ़ लेना। ए लिमिटेड एन एंटिटी एस लिमिटेड जिसकी एक रिपोर्टिंग डेट है कब की, 31 मार्च की इसकी रिपोर्टिंग डेट है, एंड यूज ऑफ रुपी एज इट्स फंक्शनल करेंसी ऑब्टेन करती है लोन डॉलर के अंदर। लोन अमाउंट कितना है, $1,20,000, विच वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल। रीपेमेंट कर दी $40,000 की 1 जून को, और आपको रेट दे रखा है, तो लोन अकाउंट बना लो। भाई साहब $1,20,000 का आपने लोन लिया, तो $1,20,000 जिस दिन लोन लिया उस दिन रेट कितना था, 80 रुपीज का आपका रेट था, तो ये कितना आ गया, 1,20,000 इंटू 80, तो ये हो गया 96 लैक्स। फिर आपने रीपेमेंट कर दी $40,000 की, आपने रीपेमेंट कर दी। जून को रेट कितना था, 82 का जून का रेट था, तो 40,000 इंटू 82, तो ये हो गया 32,80,000। और क्लोजिंग कितना हो गया, 80,000 इंटू रेट कितना है 84, तो 80,000 इंटू 84, तो ये हो गया 67,20,000 प्लस 32,80,000 माइनस 96 लाख, तो ये कितना निकल करके आ गया, 4 लाख रुपए का आपका क्या निकल करके आ गया, बाय पी एंड एल। लॉस निकल करके आ गया 4 लाख, एक्सचेंज लॉस निकल करके आ गया 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2021 जेड लिमिटेड ग्रांट करता है शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 200 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू 3 year वेस्टिंग पीरियड। ऑप्शन विल वेस्ट ओनली इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट 5% एनुअली ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गई, ये नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है।
नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन का मतलब हो गया कि आपको अपनी एक्सपेंस की कैलकुलेशन में इसको हर बार ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये उसने आपको बता रखा है कि कितने कितने ऑप्शन मिलेंगे और उसको लगता है फेयर वैल्यू कितनी थी 10, इक्विटी है तो आपको ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंड प्रोजेक्टेड दैट एवरेज एनुअल सेल इंक्रीज हो जाएगी 10 से 15% पे, हमें लगता है जब हमने दिया है तो हम इसके अंदर आएंगे, तो यानी कि 200 शेयर ऑप्शन आप लेकर के चलोगे। 22% एम्प्लॉय जो है वो लीव कर देंगे एंटिटी को, एक्चुअली में 8 ने करा और लगता है 18 कर जाएंगे, 14% एक्चुअल इंक्रीज हुआ, अभी भी लग रहा है 14 ही हो जाएगा, और अभी टू डेट 14 ही है। फिर 6 छोड़ के चले गए, लगता है 4 और छोड़ जाएंगे अगले साल तक, और 18 हो गया, तो यानी कि अगले साल आपके लिए कितना हो जाएगा 300 ऑप्शन, क्योंकि आपको खर्चे में इसको काउंट करना है। अगर ये मार्केट बेस्ड होती तो मैं कहता कि जो आ रहा है आने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू में उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया होगा। तो एक्सपेक्टेड सेल कितना है 16%, और एक्चुअली में फिर 16 ही हुई और 2 बंदे छोड़ के चले गए। तो पहले साल का जो आप खर्चा बुक करोगे वो कैसे बुक करोगे, आप कहोगे कितने एम्प्लॉय थे 200, तो आप कहोगे 200 एम्प्लॉय 8 छोड़ के चले गए और लगता है 18 छोड़ जाएंगे, और हमें लगता है कि हम किस ब्रैकेट में आएंगे 200 वाले ब्रैकेट में आएंगे, तो 200 ऑप्शन और फेयर वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 3, कितने का खर्चा आप बुक करके चलोगे, तो 200 माइनस 8 माइनस 18 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,16,000 खर्चा आप बुक करोगे, 1,16,000 का। अगले साल आप कहोगे 200 में से 8 तो चले गए थे, और इस साल आते आते 6 और चले गए एक्चुअल में, और अब लगता है 4 और चले जाएंगे, और अभी भी आपको लगता है कि आप कितने ब्रैकेट में रहोगे 18 वाले में, यानी कि मोर देन 15, तो अब हो जाएंगे 300 ऑप्शंस आपके पास। फेयर वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इक्विटी वाले हैं, डिवाइडेड बाय 3, और आप 2 सालों का क्यूमुलेटिव निकाल रहे हो, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 200 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 300 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकल करके आता है 3,64,000, और माइनस कर दोगे 1,16, तो P&L में निकल करके आएगा 2,48,000। तीसरे साल आप कहोगे 200 थे, 8 पहले साल चले गए थे, 6 दूसरे साल चले गए थे, और 2 तीसरे साल चले गए थे, और आप 16% में आए हो, यानी कि ओवर 15 में ही आए हो, तो यानी कि 300 ही आपको मिलेंगे, और इंटू 10, बस डिवाइड बाय 3 का क्या करना है, ये लो 3 इंटू 3, तो 200 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 300 इंटू 10, तो ये हो गया 5,52,000। अब तक आप खर्चा बुक कर चुके हो 3,64,000, तो आप 1,88,000 का खर्चा इस साल और बुक करोगे, तो 1,16, 2,48 और 1,88, 1,16, 2,48 और 1,88 का आपका खर्चा आ जाएगा। एंटिटी जिसकी रिपोर्टिंग डेटा 31 मार्च को, उसने सार दिए हैं, सार का मतलब क्या है कैश बेस, इसका मतलब आपको हर साल इसको वैल्यू करना पड़ेगा, अनलाइक इक्विटी, इक्विटी के अंदर आप एक ही बार वैल्यू निकालते हो जय श्री राम, इसके अंदर नहीं चलेगा, आपको इसको हर साल वैल्यू करना पड़ेगा। 300 एम्प्लॉयज को उसने दिया है, पहले साल वो कहता है 15 एम्प्लॉय जो थे वो लीव करके चले गए, और एनटीटी को लगता है 45 और निकल के चले जाएंगे, और उस दिन की फेयर वैल्यू कितनी थी 10, तो पहले साल का खर्चा आपका कितना निकल करके आएगा 300 माइनस 15 भग गए 45 और जाएंगे, और आप कितने दोगे 200 सार आप दोगे, और फेयर वैल्यू कितनी है 10 की फेयर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, तो 300 माइनस 15 माइनस 45 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकल करके आता है कितना 1,60,000, पहले साल का खर्चा आपका निकल करके आता है 1,60,000। फिर अगले की बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की, 300 एम्प्लॉयज थे, कितने भग गए थे 15 एम्प्लॉय पहले साल चले गए थे, दूसरे साल 10 चले गए, अभी भी लगता है कि 25 और चले जाएंगे, और आपने 200 सार देने हैं सबको, और फेयर वैल्यू कितनी हो गई 12 की फेयर वैल्यू होगी, देखो अब मैं 12 ले रहा हूँ, इक्विटी में मैंने 10 ही लिए थे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 300 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 200 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये निकल करके आता है 4 लाख। ये क्यूमुलेटिव खर्चा है, इस साल डालोगे P&L के अंदर कितना
2,40,000 P&L के अंदर डालोगे। तीसरे साल की बात कर लेते हैं, 300 एम्प्लॉय, 15 पहले निकल गए, 10 सेकेंड ईयर में निकल गए और थर्ड ईयर में 15 फिर से निकल गए, और आपको देने हैं 200 सार सबको, और 15 रुपए की फेयर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। तो आप करो 300 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 15 इंटू 200 इंटू 15, ये निकल करके आता है 7,80,000, और आप अब तक खर्चा डाल चुके हो 4 लाख रुपए का, तो आओगे 3,80,000 आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आ गया 160, 4 और 780, 4 और 780, 160, 240 और 380। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने आइडेंटिफाई करा ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, और आपको सेगमेंट बताना है। तो सिंपल होता है 10% ऑफ रेवेन्यू, ये इसका कितना हो गया 110। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ प्रॉफिट में कैसे लेते हैं, पहले प्रॉफिट वाली आइटम और लॉस वाली आइटम का टोटल करो, 103 और 48, 103 प्लस 48 प्लस 122 प्लस 13। तो प्रॉफिट का अगर मैं टोटल करूं तो वो निकल करके आता है, क्या क्या करा है, 103, 48, 122 और 13, तो ये निकल करके आता है 286। और लॉस का अगर मैं टोटल करूं तो 25 और 16, ये निकल करके आता है 41। विच एवर इज हायर, हायर क्या हो गया 286, तो आपके लिए क्या हो गया अमाउंट 28.6। इसका 10% देते हैं ना फिर, और एसेट का 10% हो गया आपके लिए 1000। तो जो भी 110 या 10% और उससे ज्यादा है, वो आपके क्या बन जाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। और रेवेन्यू की बात करें, 110 से ज्यादा क्या क्या है, इंडिया भी ज्यादा है, यूएई नहीं है, जापान ज्यादा है, नॉर्थ अमेरिका ज्यादा है, और ये नहीं है। और एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं देखना होता, टोटल देखना होता है। 28.6 से क्या क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है, 25 नहीं है, 48 ज्यादा है, 122 ज्यादा है बस। और 1000 से क्या क्या ज्यादा है, 1350 ज्यादा है, 1000 है जी, 985 भी नहीं, ये ज्यादा है, और क्या क्या है, बस इतना ही है। तो आप जरा बताओ रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, क्या इंडिया रिपोर्टेबल है, यस। क्या यूएई रिपोर्टेबल है, नो। क्या जापान रिपोर्टेबल है, यस। क्या नॉर्थ अमेरिका रिपोर्टेबल है, यस। क्या यूके और कनाडा है, नहीं है। तो इन तीनों की एक्सटर्नल सेल्स कितनी आ रही है, 150 प्लस 170 प्लस 225, इन तीनों का टोटल करो जी, 150 प्लस 170 प्लस 225, ये होता है, इन तीनों का टोटल अगर मैं करूं तो ये होता है 545। ये होना चाहिए 75% और उससे ज्यादा, डिवाइड बाय 687। इसके इसका 75% कितना होता है, 687 का 75% होता है 515। तो आपका उससे ज्यादा है, तो यही तीन हो जाएंगे, इंडिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका। इंडिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका आर द रिपोर्टेबल सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक्स लिमिटेड सेल करता है 1100 यूनिट एक प्रोडक्ट की एट अ प्राइस ऑफ 150 पर यूनिट, पेमेंट रिसीव कर लेता है, और रिटर्न की पॉलिसी भी है कस्टमर को कि विद इन 60 डेज वो रिटर्न कर सकता है। कॉस्टिंग है 120 की, और एक्सपीरियंस के हिसाब से 950 जो है नॉट रिटर्न, तो यानी कि 1100 में से 950 गए, 150 आपको रिटर्न होती है, तो इतने की क्या खड़ी करोगे रिफंड लाइबिलिटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 1100 इंटू 150 के हिसाब से, जो कि निकल करके आएगा 1,65,000। 1100 इंटू 150, 1,65,000। रिफंड लाइबिलिटी खड़ी करोगे 150 इंटू 150 के हिसाब से, जो निकल करके आएगा 22,500। और सेल्स बुक करोगे 950 इंटू 150 के हिसाब से, जो निकल करके आएगा 1,42,500। 950 इंटू 150 के हिसाब से 1,42,500। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक करोगे 1100 यूनिट्स के हिसाब से इंटू 120, 1100 इंटू 120, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,32,000। और राइट टू रिकवर बुक करोगे रिफंड वाली यूनिट्स का 150 इंटू कितना 120 के हिसाब से, 150 इंटू 120 के हिसाब से 18,000 रुपए, जिसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर देते हो और राइट टू रिकवर एक एसेट खड़ी कर देते हो, और ये कहाँ दिखती है बैलेंस शीट में, अदर करंट एसेट्स के अंदर दिखती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ए लिमिटेड सेल करता है प्रोडक्ट एट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अगर आपको इंडेक्स 115 नहीं भी आता ना, और कॉमन सेंस लगाना जानते हो अकाउंटिंग की, तो आप इसको कर जाओगे। मुझे जरा बताओ, आप 3 प्रोडक्ट बेचते हो, ए बी और सी, किस किस प्राइस पे बेचते हो, 200
140 और 110, आपकी दुकान है और आप ये 3 प्रोडक्ट बेचते हो। ये है कपड़ा, ये है कोट पैंट और शर्ट, ऐसे समझ लो, ये है कोट पैंट और ये शर्ट, आपकी कपड़ों की दुकान है। मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूरा का पूरा प्रोडक्ट लिया। अच्छा, ए लिमिटेड सेल वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू एएसएन फॉर टोटल ऑफ 405। तो मैंने आपसे शादी के लिए सूट बनवाया, कोट पैंट और शर्ट ली, कितने की ली? 405 रुपए की। अगर आप इनका टोटल करो तो कितना आता है? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4, 450। तो आपने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया? 45 का आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया। 400-450 की चीज आपने कहा पूरा सेट लेके जा रहे हो तो 405 का ले जाओ। पहला केस, product are to be delivered to 3 separate points in time and each delivery represent a separate performance obligation. A limited regularly sell करता है प्रोडक्ट बी और सी टुगेदर। आप पैंट और शर्ट का जोड़ा भी बेचते हो और वो कितने का बेचते हो? 205 रुपए का बेच देते हो। अगर कोई पैंट और शर्ट लेके जाता तो 205 की देते, अलग अलग लो तो कितने की है? 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो 250 की है अलग अलग। कोई इकट्ठा लेके जाता तो 205 का देते, तो यानी कि 45 का डिस्काउंट तो आप पैंट शर्ट में देते हो। तो यानी कि ये जो 45 का आपने मुझे डिस्काउंट दिया है, ये कोट पैंट और शर्ट में नहीं दिया, ये खाली पैंट और शर्ट में दिया है, क्योंकि 45 का डिस्काउंट आप पैंट और शर्ट में वैसे ही देते हो। तो आप इसको इसकी रेशियो में बांट दोगे। केस नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू डिलीवर प्रोडक्ट बी एंड सी एट द सेम टाइम एंड ए लिमिटेड ट्रीट द डिलीवरी एज अ सिंगल पीओ। तो वो रेगुलरली सेल करता है बी और सी टुगेदर फॉर 205 और प्रोडक्ट ए को सेल करता है 200 का, तो यानी कि 405 रुपए। तो कहता है कहता है बी और सी को आप साथ ही बेचते हो। यहां पे वो बोल रहा था कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब कोई पैंट भी लेके जा सकता है, कोई शर्ट भी लेके जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि पैंट शर्ट एक साथ ही बिकती है, आपका जोड़ा खराब ना हो जाए, इसलिए आप पैंट अलग शर्ट अलग नहीं बेचते, आप पैंट और शर्ट एक साथ ही बेचते हो। तो इसका मतलब आप कहोगे 200 का कोट और पैंट शर्ट 250 की, 45 का इस पे डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया 205 और ये हो गया 200, टोटल बिल हो गया 405 का। सिंपल। उसके बाद वो कहता है अग्री टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू एएसएन फॉर 405 ऑल्दो प्रोडक्ट आर नॉट यूजुअली सोल्ड एट अ डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिलीवर एट 3 सेपरेट पॉइंट इन टाइम, डिलीवरी ऑफ ईच प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसका मतलब आप कोट भी अलग से बेच देते हो, पैंट भी अलग से बेच देते हो, पैंट भी अलग से बेच देते हो और शर्ट भी अलग से बेच सकते हो। तो यानी कि 45 का डिस्काउंट तीनों में बढ़ जाएगा। सिंपल। तो देखो केस ए में 45 का डिस्काउंट इनमें बचा है, बटा है, और किस पे बांटना है? फेयर वैल्यू पे बांटना है। दूसरे केस में कोट और पैंट और शर्ट को एक ही कर दिया और तीसरे केस में 45 को तीनों में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा? इस रेशियो में बांटा। ए लिमिटेड सेल करता है मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021। द टर्म ऑफ द सेल आर एज दैट एंटरप्राइज विल रिसीव 50 लाख ऑन 31 मार्च 2 ईयर लेटर। 2 सालों के बाद पैसा मिलेगा, यानी कि मशीन तो अभी मिल गई, मशीन अभी दे दी ए ने, लेकिन ए को पैसा कब मिलेगा? आफ्टर 2 ईयर। इसका मतलब आप गाड़ी लेने गए और गाड़ी वाले से आपने कहा गाड़ी अभी दे दो, पैसे 2 सालों के बाद ले लेना, क्या वो आपसे ब्याज चार्ज नहीं करेगा? हाँ सर, वो बिल्कुल ब्याज चार्ज करेगा। तो वो 10 लाख की गाड़ी आपको कितने की देगा? 12 लाख की देगा। अब आप समाज में ढिंढोरा पीट रहे हो कि हमने गाड़ी 12 लाख की खरीदी है। क्या 2 लाख रुपए आपने गाड़ी के लिए दिए हैं या ब्याज के लिए दिए हैं? सर 2 लाख रुपीज हमने ब्याज के लिए दिए हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। क्योंकि 2 लाख जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं शोरूम वाले को, वो ब्याज के दिए हैं। आपने उसको बोला कि जनाब पैसे जरा बाद में ले लेना, साल भर बाद ले लेना, 2 सालों बाद ले लेना। उसने कहा ठीक है, तो 10 लाख की जगह 12 लाख देने पड़ेंगे। आपने कहा दे देंगे 12 लाख, तो 2 लाख ब्याज के दे रहे हो, गाड़ी के नहीं दे रहे। गाड़ी के कितने दे रहे हो? 10 लाख। तो ब्याज को माइनस करने के लिए क्या करते हो? प्रेजेंट वैल्यू करते हो। तो 50 लाख इंटू 8264,462 कर दोगे तो आपका गाड़ी का दाम आ जाएगा और ये आगा आपका ब्याज। तो आप बोलोगे कि सेल कितने की हुई है गाड़ी की, जो गाड़ी का प्राइस है, और उसके बाद उस पे 2 सालों का ब्याज और बाद में 50 लाख रुपए की वापसी। क्वेश्चन नंबर 21, 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट एएसएन के साथ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 10 लाख। ए लिमिटेड आइडेंटिफाई करता है सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज फुलफिल्ड ओवर टाइम। ए लिमिटेड यूज करता है कॉस्ट इनकर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, तो यानी कि वो टोटल कॉस्ट को इनपुट मेथड को से मेजर करता है अपनी परफॉर्मेंस को। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी? 70 लाख की, और लगा चुके हैं
4.2 यानी कि 60% आप लगा चुके हो, काम कर चुके हो, तो आपने 60% रेवेन्यू जो है बुक कर दिया होगा। और 15 मई को आपने 2.5 लाख रुपए की एडिशनल पेमेंट पे ब्रिंग द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12.5 लाख, टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई 1 लाख रुपए से 8 लाख हो गई। आपने मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर ली और ये कंक्लूड करा है कि रिमेनिंग गुड्स और सर्विस आर टू बी प्रोवाइडेड यूजिंग मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि वो सेम कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। जिसको आप पहले सोच रहे थे 60% कंप्लीट हो गया, वो अब एक्चुअली में 60 नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है। तो अब वो एक्चुअली में कितना हुआ है, 4.2 डिवाइडेड बाय 8, वो एक्चुअली में कितना हुआ है 4.2 डिवाइड बाय 8, 52.5% ही कंप्लीट हुआ है, 60% कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे, 12.5 का 52.5% आप कितना इनटू 12.5 आप करोगे 6,56,250 का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे। आप अब तक कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो, 10 लाख का 60% आप कर चुके होगे, यानी कि 6 लाख रुपए आप कर चुके होगे। तो 56,250 आपको एडिशनल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसको टेक्निकली बोल देते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट, यही आ रहा होगा 56,250। तो इतना सिंपल है। अगर आपने चीजों को कॉमन सेंस लगा के समझा हुआ है मेरे दोस्त, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपने अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के समझा हुआ है कि ऐसा हुआ तो क्यूमुलेटिव कैचअप लगाएंगे, वैसा हुआ तो फलाना कर देंगे, आग लगा देंगे, तो बैठ के बनाते रहो रट्टे की चीटें और उसको पेपर से 1 दिन 1.5 दिन पहले बैठ के डरते रहना कि ये देख के नहीं गए तो क्या होगा। मुझे जरा एक बात बताओ, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाते वक्त किचन को बढ़वा दिया, ठेकेदार तुम हो, 10 लाख रुपए का ठेका लेकर आए हो और गर्व से बोल रहे हो 60% काम कंप्लीट हो गया, 6 लाख रुपए का रेवेन्यू बुक कर दिया। अचानक से किचन का काम बढ़वा दिया, उसने मालिक ने किचन का काम बढ़वा दिया। अब आपको लग रहा है जो किचन का काम बढ़ा है वो अलग नहीं है, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ये लिखी लाइन, रिमेनिंग गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो अलग से कुछ नहीं मिला है। अलग से ठेका मिलता तो मॉडिफिकेशन में जाते फिर सेपरेटली बुक करते, लेकिन ये सेम ठेका ही एक्सटेंड हो गया। तो अब 60% काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ, 12.5%, 52.5% काम कंप्लीट हुआ। तो 52.5% काम कंप्लीट हुआ, 10 लाख का नहीं 12.5 लाख का, क्योंकि प्राइस भी बढ़ गया। तो रेवेन्यू कितना होना चाहिए था, इतना रेवेन्यू होना चाहिए था, इतना बुक कर दिया और बुक कर दो, बात खत्म होती है। इतनी सी ही बात है। आई होप आपको इससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। अगर आप किसी भी इंडेस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हो कि सर इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस के साथ, ICAI के क्वेश्चंस के साथ या CMA इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के साथ वीडियो बनाएं, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दें। इट विल गाइड अस कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट बना सके जो आप लोगों के भी काम आए और हमारी भी मेहनत आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। आपके एग्जाम्स बस कुछ ही दिन दूर है, मोटा मोटा 1 महीना आपके पास शेष रह गया, अक्टूबर के 5-6 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अपनी पढ़ाई पे मन लगाते रहिए। किसी भी तरीके की समस्या आए, परेशानी आए, तो मेरा नंबर आपको वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन रीच मी आउट और आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।